बस क्या शेयर होगा, शेयर होगा, ये तो शेयर होगा, ये आगे थोड़ा सा आगे आ जाए। मैं बस एक आध मिनट तक शुरू करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ठीक ठाक है सर। मेरी आवाज़ आ रही है सर? सॉरी फॉर साइलेंट क्लास सर। पेपर्स ठीक हो गया सबके? ये अपनी तरफ से ही है, बाकी तो अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। इस वक्त नेगेटिव बात तो नहीं करना है। सबसे पहले तो सर ये सिलेक्शन का जो डिसीजन है, कौन कौन से पेपर लेने हैं, कितने लेने हैं, ये डिसीजन मैक्सिमम 1 या 2 दिनों में कर लेना चाहिए। अ, मेरी मेरी सजेशन यही कि जिस सीक्वेंस में आई कैप का कैप का जो पेपर्स की तरतीब है, उसी सीक्वेंस में ज़्यादा बेहतर है। अनलेस आपका ग्रुप 1 इंशाल्लाह उम्मीद है कि निकल जाएगा, वरना डाटा का पेपर अगर किसी का रहता होगा उसको प्रेफर करना चाहिए। मेरे कुछ लोग मिले हैं जो ऑडिट की तरफ जा रहे थे पिछला छोड़ के, कि पता नहीं ये डाटा का पेपर कैसे आएगा। इस दफ़ा अगर मुश्किल आएगा तो इसकी भी कोई उम्मीद नहीं कि अगली दफ़ा। तो सीक्वेंस ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अनलेस आपका ग्रुप 1 पास है फिर तो ठीक है, ऑडिट FA2 के साथ ऑडिट हो सकता है, लेकिन आइडियली FA2 के कंप्लीट होने के बाद ऑडिट की तरफ जाएंगे तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंपैरेटिवली ये जो MFA टाइप था, वो भी शायद जिनका कॉस्ट अटेम्प्ट हो चुका है वो उस तरफ भी जा सकते हैं। किसी ने अगर स्पेसिफिक डिस्कशन करनी होगी तो वो भी क्लास के बाद कर लीजिएगा। लेकिन जो भी सब्जेक्ट रखने हैं, कितने रखने हैं, मेरी सजेशन तो हमेशा से आपको बताइए कि 3 से ज़्यादा फिर मैनेज होते नहीं हैं। तो जो भी डिसीजन लेना है, बहरहाल 3 देने हैं, कौन कौन से देने हैं, ये मैक्सिमम मेरा ख्याल 1 आध दिन में डिसीजन हो जाना चाहिए, ताकि फिर उसके मुताबिक जो भी आपने पढ़ना है उसको साथ साथ शुरू कर लेना चाहिए। सिलेबस चेंज हो गए हुए हैं, ये आपको पहले से आइडिया है। तो सिलेबस कम होने की बजाय कुछ एक्स्ट्रा ही बढ़ गया है। तो डेफिनेटली वो पहले ही चैलेंजिंग होता था, ऊपर से अब और सिलेबस में भी डेप्थ आ गई है। तो
कोई विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम कि कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, जो भी लेना है बस उसको शुरू करें। तो मेरी सजेशन तो ये है कि मैक्सिमम आज का दिन ले लें, या होपफुली आपने पहले शायद डिसीजन ले लिया होगा, लेकिन अगर कोई रह भी गया तो उसे ज़्यादा पेंडिंग ना करें। एक हफ्ता इसी चक्कर में गुजर जाता है समटाइम्स, कौन सा लूँ कितने लूँ। मेरा ख्याल है इस डिसीजन को सबसे पहले क्विकली ख़त्म कर देना चाहिए। ये अगर FA1 लॉ टेक्स्ट दिया तो उसके बाद फिर अब अगर डाटा का पेपर हो सकता है, FA2 हो सकता है, मैक हो सकता है। आखिरी दो जो है वो तो बाद में ही मेरा ख्याल डिसीजन होना चाहिए। अब क्योंकि वो जो पहले एक रिस्ट्रिक्शन होती थी कि FA1 पास नहीं है तो FA2 नहीं दे सकते हैं, तो वो भी नहीं है। कॉस के साथ MFA की तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो दो पेपर्स की तो एक रिस्ट्रिक्शन है ना अपनी जगह। तो ये सारे फैक्टर्स अपने इंडिविजुअली जो भी आपका पेपर जैसे अटेम्प्ट हुआ है उनको बेस बना के अकॉर्डिंगली डिसीजन सही तरह लेना चाहिए। तो स्पेसिफिक अगर मेरे ख्याल डिस्कशन करनी हो तो वो फिर हम क्लास के अलावा भी कर लेंगे। जस्ट एक मिनट। ये बेटा आप लोगों का जिनका ये फर्स्ट पेपर आपने अटेम्प्ट किया आपका तो अब यही बनेगा, FA2 बनेगा। लॉ अगर नहीं दिया तो लॉ है तो और डाटा। आखिरी दो जो रह जाएंगे BIA, बल्कि उसका नाम हो गया जो MFA था पहले, वो और ऑडिट रह जाएगा। तो आप लोग सीक्वेंस जिन्होंने फर्स्ट 3 अटेम्प्ट किए हैं उनका तो अब सीक्वेंस में ही बनता है। तो ठीक है मेरा ख्याल है जो आप लोग कह रहे हैं। चलिए आज की डिस्कशन जरा एक सिलेबस के इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। आपके पास पेज आ गया सबके पास? पहले सर FA2 इसका नाम था, नाम बदल के हो गया है, क्या लिखा हुआ है? ये जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है ये तो उसी अकाउंटिंग का एक आप कह लें उसी अकाउंटिंग की एक्सटेंशन है जो पहले से पढ़ रहे हैं। मसलन PRC में आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा? अब तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि सबने FA1 पढ़ा हुआ है, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से FA1 की तरफ आए। हुआ क्या कि जब आप इंट्रो से FA1 में आए तो स्टैंडर्ड्स ऐड हो गए। अगर आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जरा जाके सोचेंगे तो मैक्सिमम थोड़ा सा आइडिया आपको IS2 का था, इन्वेंट्रीज का, कुछ आइडिया आपको IS16 का था, लेकिन जब FA1 में आए तो फर्दर कुछ स्टैंडर्ड्स ऐड हो गए। तो दो चार गिनवाएंगे कौन सा ऐड हुआ? IS40 ऐड हुआ, 23 ऐड हुआ, IS7 ऐड हुआ, कैश फ्लो वगैरह 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 ऐड हो गए। तो आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग देखेंगे जब हम सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे तो फर्दर स्टैंडर्ड्स ऐड होंगे। तो मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो उस सीक्वेंस में चल रही है। पहले आपने इंट्रो में अपनी बेस बनाई, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ा FA1 में, अब उसी नॉलेज से बाद में FA2 में आ जाएंगे। FA2 अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कोई खास टफ नहीं है। जिन लोगों ने FA1 पढ़ लिया हुआ है, पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कोई खास इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह जब भी कोई बात होगी वही डेबिट क्रेडिट की सारी स्टोरी है। नई चीज़ें ऐड हो जाएंगी, बस नए टॉपिक्स में नए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन वही डेबिट क्रेडिट की सेंस वही है, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसका अब सिलेबस कुछ और ज़्यादा हो गया। पहले भी सिलेबस ज़्यादा था, लेकिन कुछ सिलेबस में और एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड हो गई हैं। दो टॉपिक्स तो एज इट इज़ जो FA1 में थे वो अब FA2 में आ गए। मसलन अगर आप नीचे देखेंगे सिलेबस में तो एक IS33 मीन्स EPS, और उसके एंड में देखेंगे तो रेशियो एनालिसिस। ये तो एज इट इज जो FA1 में पहले था ये एज इट इज दोबारा अब FA1 से निकल के FA2 में आ गया। लेकिन क्योंकि पहले भी ये नहीं आता था तो भूल गया है, तो बहरहाल वही कहलाता बहस है। लेकिन ये दो टॉपिक्स बिल्कुल एज इट इज, मतलब इनमें कोई भी एडिशन नहीं है, सवाए शायद EPS में एक छोटे से पैराग्राफ पे। इन अदर वर्ड वो सारी चीज़ें रेशियो एनालिसिस और EPS में जो पहले थी वो तो एज इट इज आ गई। लेकिन ये एज इट इज आने के बाद हुआ ये है कि आपके ज़हन में इतना तो ज़रूर होगा कि लेंथी टॉपिक्स है, लेकिन ये सिर्फ FA2 में निकला ये है कि यहाँ एक IS38 होता था इंटेंजिबल एसेट्स का स्टैंडर्ड, और एक IS41 होता था एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड। यानी कि ये कंपैरेटिवली कोई छोटे टॉपिक्स में ही होता था FA2 के। तो
तो ये यहाँ से निकल के FA1 में चले गए हैं। लेकिन ये अंडरस्टूड होगा कि जो बच्चे FA1 में से FA2 में आए हैं उन्हें वो स्टैंडर्ड्स भी हल्के फुल्के आने चाहिए। तो ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा चैलेंज अब ये बन जाएगा, जो स्टैंडर्ड्स हमने नहीं पहले पढ़े हुए और सिलेबस में भी नहीं है उनका भी कुछ ना कुछ हमें आइडिया होना ज़रूरी होगा, क्योंकि अदरवाइज जो बाकी टॉपिक्स हैं उसमें ये अज्यूम किया जाता है कि वो स्टैंडर्ड्स भी आपको आते हैं। अब जो चले भी गए हैं उनका भी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हमें आइडिया FA2 में लेना पड़ना है। और एंड में ज़रा जाएंगे तो जो मैं ज़रा सिर्फ पहले वो बता दूं जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं। एक 14 नंबर ज़रा ढूंढें। एक IFRS S1 एक है, ये कुछ नए अकाउंटिंग नए सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनना शुरू हुए। अब ये सस्टेनेबिलिटी क्या चीज़ है ये भी आपको आइडिया नहीं है, लेकिन अब ये जो सस्टेनेबिलिटी के जो इश्यूज हैं ये ऑडिट में भी हैं, अकाउंटिंग में भी हैं, और एक जो मैनेजमेंट अकाउंट जो MFA था उसमें भी ये कुछ चीज़ें, एक मतलब एक नया टॉपिक एक और ऐड हो गया। थ्योरेटिकल सा है लेकिन ये भी एक नई चीज़ ऐड हुई है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए नई चीज़ तो IFRS जो नंबर 10 है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक टॉपिक होता था, इसमें भी कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं। ये मैं नई चीज़ें ऐड होने का मतलब सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि सिलेबस की जो डेप्थ है वो फर्दर बढ़ गई। तो उसका सलूशन बस वही होता है कि जितना मर्जी चैलेंजिंग हो जाए, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से चैलेंजिंग नहीं है, मैं बार बार रिपीट करूंगा, चीज़ें नई ज़रूर हैं लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मेन प्रॉब्लम फिर सिर्फ वही आता है कि आपने प्रैक्टिस रखनी है, डेली बेसिस पे काम करना मजबूरी है, थ्रू आउट द सेशन सही तरह से चलेंगे तो बात बढ़ती है। हमेशा की तरह मतलब बातें सारी वही हैं, अपने आप को बस थ्रू आउट द सेशन मोटिवेट रखना ज़रा मुश्किल हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे अगर रूटीन में चलेंगे तो ये चीज़ें इतनी टफ नहीं है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, आप में से मेजोरिटी ने कॉस्ट पहले पढ़ी हुई है, तो कॉस्ट के चैलेंजेस ज़रा थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वो हर सवाल एक नए पैटर्न पे होता है, उस तरह से ये इशू नहीं है। बस फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कभी जनरल एंट्रीज का जाए तो जनरल एंट्रीज का आपको आइडिया है, बस होगा ये कि जो नया टॉपिक है उसकी जनरल एंट्रीज कैसे करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स अगर कहा जाए तो उसका मीनिंग पता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स कहा जाए तो वो वही है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के रेलिवेंट एरियाज बनाने। तो रिक्वायरमेंट्स उसी तरह होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दें लेकिन उसमें नए स्टैंडर्ड्स की बस एप्लीकेशन आ जाएगी। तो आज जरा जस्ट एक जरा गो थ्रू कर लेते हैं जरा। आप अगर देखेंगे तो तकरीबन ये सारे स्टैंडर्ड्स के रेफरेंसेस लिखे हुए नीचे, तो इनमें मैं जस्ट थोड़ा सा नामों का जरा आइडिया आपको देना चाह रहा हूँ, और जो मेन मेन हमारे टॉपिक्स होंगे वो जरा हमारे सामने अगर आज आ जाए तो जस्ट टू इंट्रोड्यूस द सिलेबस। आज नंबर 1 से शुरू करें। ऊपर तो सबसे पहले ग्रिड है, उसके 3 हिस्से बनाए हुए हैं, उसकी वेटेज है। अब स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंसेस में आ जाए जो नंबरिंग हुई है। सबसे पहले जी IS1 है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब वर्ड आता है तो इसका क्या मीनिंग होता है? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स का आइडिया है आपको? तो वो एज इट इज कंपोनेंट्स है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर कभी हमें चेंजेस इन इक्विटी कहेगा तो पुरानी चीजें होपफुली हमें आइडिया है कि कितने कॉलम्स होने हैं, उसमें कुछ नए टॉपिक्स की वजह से एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। तो ये IS1 तो आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ FA1 से ही आ रहा है, तो जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले बनाते थे। देन इसमें नंबर 2 एक लिखा हुआ IS10। इसका जब सवाल आता है एग्जाम में, एक थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, हमेशा नॉर्मली मिक्स होके आता है। 2 और 7 जरा इकट्ठा जरा अगर कर लें, IS10 और IS37 का टॉपिक मिक्स होके आता है। सॉरी, IS10 और 37 का सवाल एग्जाम में अक्सर मिक्स सॉर्ट ऑफ आता है। मिक्स सॉर्ट ऑफ इन अ सेंस दोनों स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन इकट्ठी। जिस तरह अगर FA1 में आप जाएं तो कोई है टॉपिक ऐसा जिसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे सिनेरियो बेस्ड, गवर्नमेंट ग्रांट जिस तरह था, कैपिटल मेंटेनेंस टाइप है, वैसे तो वो कहीं से भी बना देता था, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट में सक्सेस सिनेरियो बेस्ड 3-4 सिनेरियोस का थ्योरेटिकली लिखना पड़ता है। तो उस इस IS10 और 37 में भी नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। फिर इसके जरा 7 के अगर आगे जाएंगे पूरा पढ़ेंगे तो प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटीज, अब डेफिनेटली होता क्या है ये हमारे अभी बहस नहीं है। उसके बाद एंड में लिखा IFRIC, IFRIC1। एक सेकंड जरा बोर्ड पर देखें, असल में एक टर्म यूज होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उसकी एब्रीविएशन क्या लिखी है मैंने?
अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बुक परचेज करें तो उस बुक के बाहर लिखा होगा IFRS मींस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन अगर वो बुक ओपन की जाए तो उसमें दो तरह के रेफरेंसेस के स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स आपको मिलेंगे बाय द रेफरेंस ऑफ IFRS 1 2 3 4 5 6 19 तक होंगे ये, और कुछ स्टैंडर्ड्स मिलते हैं बाय द रेफरेंस ऑफ IAS 1 2 3 वगैरह वगैरह वगैरह। कोलेक्टिवली सारे स्टैंडर्ड्स को कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन अगर आप बुक ओपन करेंगे तो IFRS 1 2 3 4 के रेफरेंस से भी स्टैंडर्ड्स हैं और IAS के रेफरेंस से भी स्टैंडर्ड्स हैं। सिर्फ डिफरेंस है, वैसे तो वर्ड्स का तो डिफरेंस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और IAS के है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सिर्फ पुराने और नए स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ हैं। आज से अगर तकरीबन आप 15 साल पीछे चले जाए तो उस जमाने में जब स्टैंडर्ड्स बनते थे तो IAS के रेफरेंस से बनते थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस से बनते थे। उसके बाद जब स्टैंडर्ड्स बदलना शुरू हुए तो स्टैंडर्ड्स जब दोबारा बनना शुरू हुए तो फिर रेफरेंस IAS की बजाय IFRS हो गया है। तो वो स्टैंडर्ड्स पुराने जो अभी तक एज इट इज चल रहे हैं वो तो IAS के नाम से ही है, लेकिन जो नए स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं वो अब IAS की बजाय IFRS के नाम से होते हैं। मेरा ख्याल है कि FA1 में कोई आपने बताना सोच के कोई IFRS के रेफरेंस से 1 2 3 4 के रेफरेंस से कुछ स्टैंडर्ड सिलेबस में था? नहीं, आपके सिलेबस में नहीं था। आपने सारे जो स्टैंडर्ड्स पढ़े वो IAC के रेफरेंस से थे। लेकिन अब जो FA2 में आप देखेंगे तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं, लेकिन उसमें मैं आने से पहले सिंपली क्या ज़हन में रहेगा, IFRS और IAS क्या है? पुराने स्टैंडर्ड्स जो अभी तक एप्लीकेबल हैं वो IAS के रेफरेंस से ही हैं, और जो नए स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं वो अब IFRS है। कोलेक्टिवली दोनों को अगर इकट्ठा ही बोलना हो तो क्या बोलेंगे? लेकिन एक चीज और है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाते हैं ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें दुनिया के सारे अकाउंटेंट्स, डिफरेंट कंट्रीज के अकाउंटेंट्स आपस में बैठ के वहाँ डिसीजन लेते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। मसलन जब कभी भी इन्वेंट्रीज के हवाले से सोचा गया होगा तो फाइनली सब ने कंक्लूड ये किया कि इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड आर। फिर अगला सवाल है कि कॉस्ट कैसे मेजर करनी है, FIFO वेटेड एवरेज वगैरह को सोचा गया। तो पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स की रिप्रेजेंटेशन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में है, वो मिल के डिसाइड करते हैं कि किस एरिया की अकाउंटिंग कैसे होनी है। अब स्टैंडर्ड्स जब बना दिए जाते हैं, पुराने या नए जो भी बनाए जाते थे, प्रैक्टिकली दुनिया के अकाउंटेंट्स ने उन स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना है। स्टैंडर्ड्स बन गए, स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन फिर अकाउंटेंट्स ने रियल लाइफ में कंपनीज की अकाउंटिंग करते हुए एप्लीकेशन जब करनी है तो अकाउंटेंट्स को स्टैंडर्ड अप्लाई करते हुए अगर महसूस हो के स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, इनमें फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, या स्टैंडर्ड में वो सब कुछ डिस्कस नहीं हुआ हुआ जो प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ता है। स्टैंडर्ड बन गया, स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किसने करना? अकाउंटेंट्स ने। अकाउंटेंट्स अगर अप्लाई करते महसूस करें कि जो स्टैंडर्ड में गाइडेंस है वो पूरी नहीं है या उस गाइडेंस में फर्दर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो फिर अकाउंटेंट्स दोबारा IASB को अप्रोच करते हैं और उनसे कहते हैं कि इस मैटर में फर्दर गाइडेंस दें। यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर IASB महसूस करे हाँ फर्दर गाइडेंस देनी है, तो जिस जमाने में IAS के नाम से स्टैंडर्ड्स बनते थे उस जमाने में फर्दर गाइडेंस देने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता था वो फिर SIC मीन स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी गाइडेंस कहलाती थी। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ SIC? ये SIC क्या था? एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स में फर्दर क्लैरिफिकेशन देनी होगा। तो जिस जमाने में IAS के नाम से स्टैंडर्ड्स बनते थे उस जमाने में इंटरप्रिटेशंस किस रेफरेंस होती थी? SIC मीन स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। मतलब इनके रेफरेंसेस की पूरी आपको पता होना जरूरी नहीं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो सफिशिएंट है। अब नीचे अगर ढूंढेंगे, आप जो लिस्ट में पढ़ रहा था उसमें से एक सिक भी आपके सिलेबस में है। मैंने सिक किसको बोला? SIC। जरा ढूंढे हैं वैसे? ढूंढना लीजिएगा, नहीं है ये पहले होती थी, ये IS 38 से लिंक थी।
तो IAS 38 और सिक उससे रिलेटेड थी। जिस जमाने में IAS 38 मींस इनटेंजिबल एसेट्स का स्टैंडर्ड बना था, इनटेंजिबल एसेट वर्ड सुना कभी? इनटेंजिबल एसेट्स का जब स्टैंडर्ड बना था तो उस जमाने में वेबसाइट्स दुनिया में नहीं थी, अब है दुनिया में। yes, तो फिर उस वक्त अकाउंटेंट्स ने अप्रोच किया था IASB को कि जब वेबसाइट्स भी आ गई कि वेबसाइट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करें, क्या ये इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है। तो सिक एक 32 होती थी आपके सिलेबस में FA2 के, लेकिन अब ये सिक 32 अब कहाँ नहीं है, तो फिर कहाँ चली गई है? ये अब FA1 में चली गई। तो एक सिक होती थी पहले FA2 के सिलेबस में, वो अब FA2 की बजाय FA1 में चलेगी। आप बताएंगे इस सिक 32 में क्या होगा, मतलब क्यों बनाई होगी? ये IAS 38 में क्लैरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड, तो उस जमाने में डेफिनेटली 32 मैंने लिखा है, तो ये 1 2 3 वगैरह भी होंगी, लेकिन वो 1 2 3 वगैरह भी ना FA1 के सिलेबस में है ना 2 में है। वो फिर जो चीजें अभी भी सिलेबस में नहीं, फिर वो फाइनल में आपके सिलेबस में आएंगी। अब क्या होता है, जब से ये IFRS के नाम से स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, IFRS के नाम रेफरेंस से जब स्टैंडर्ड बनना शुरू हुए, तो अब अगर IASB ने फर्दर क्लैरिफिकेशन देनी हो, तो फिर अब वर्ड SIC नहीं यूज हो रहा, अब वर्ड यूज हो रहा है IFRIC, इसे मैंने इफ्रिक बोल रहा हूँ। तो इसमें से एक इफ्रिक 1 भी आपके सिलेबस में है, ढूंढने तो रहेगी। तो अब इफ्रिक 1 क्यों इशू हुई होगी? IAS 37 में कुछ क्लैरिफिकेशन फर्दर रिक्वायर्ड थी, अब वो किस चीज में थी वो मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा, वो इंशाल्लाह जब डिस्कस करेंगे तो उस वक्त बात करेंगे। इन अदर वर्ड्स इफ्रिक 1 जो है ये भी स्टैंडर्ड्स का पार्ट ही है, लेकिन ये इफ्रिक 1 तब बनी होगी जब एग्जिस्टिंग IAS 37 में फर्दर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। इन अदर वर्ड्स अगर IFRS वाली बुक खोली जाए तो उसमें आपको IFRS के रेफरेंस से भी स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, आपको IAS के रेफरेंस से भी मिलेंगे, आपको इफ्रिक के रेफरेंस से भी फर्दर क्लैरिफिकेशंस मिलेंगी, और SIC के रेफरेंस से भी मिलेंगी। इन चारों चीजों को अगर हमने इकट्ठा करके बोलना हो तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन जब उसको आप ओपन करेंगे तो उसमें पुराने स्टैंडर्ड्स, पुरानी इंटरप्रिटेशंस और नए स्टैंडर्ड्स और नई इंटरप्रिटेशंस जो अभी तक एप्लीकेबल हैं वो सारी उस बुकलेट में मिलती हैं। तो कंबाइन करके ये सारी चीजें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। तो इस वक्त के अगर एंगल से देखें तो आपके सिलेबस में इफ्रिक 1 एक है विद रेफरेंस टू IAS 37। कुछ मेरी बात समझ आ गई? अगर ये थोड़ा सा अगर आप इसी पेज पे कहीं नोट कर लें, जगह बन जाए इस पेज के स्टार्ट पे कहीं बैक साइड पे लिखना चाहूँ लिखना, मतलब जस्ट एक आइडिया जरा दोबारा कहीं ऐसी जगह मिल जाए जरा, मेरे ख्याल स्टार्ट पे लिखेंगे थोड़ा सा बस। ये IASB क्या लिखा है मैंने? इस बोर्ड का क्या काम है? ठीक है ना? अगर कोई एब्रीविएशन तो एक्सप्लेन कर ही लिया जाए। चलिए आप लिखे, मैं भी साथ साथ लिख देता हूँ। जी ठीक है तो ये इस दरमियान वाला नहीं चल रहा है, AC चलाना हो रहा है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फ्रेंडली अगर नोट कर ले तो बताइए। जी नोटेड प्लीज। चलिए लिस्ट कंप्लीट करेंगे। नंबर 3 पे ऊपर आए। कोलिग से नहीं रहा था प्लीज। These are one of the main topics FA2 में, FA2 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग इज नंबर 3 इनकम टैक्सेस। उसी तरह का टॉपिक है जिस तरह FA1 में हम अगर कहें तो रेशोज है, EPS है, मींस इन अदर वर्ड्स टाइम कंज्यूमिंग है। और बल्कि इसका प्रॉब्लम एक और ये है कि ये हर टॉपिक के साथ मिक्स भी हो जाता है। आप में से सब लोग मैं टैक्स पढ़ चुके हैं, जो टैक्स का सब्जेक्ट है पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। हमने उसका काउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है। अगर कोई टैक्स एक्सपेंस है तो उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। टैक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं काउंटिंग्स में। बहरहाल अगर नहीं भी किसी ने पढ़ा हुआ तो कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर पढ़ा होगा तो इंशाल्लाह मेरी हेल्प करेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारा कहता क्या है। नंबर 4 में लिखा हुआ IAS 21 रिलेट्स टू है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्ड सुना कभी आपने? अगर फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन कंट्री से, लेट्स से हम पाकिस्तान में जापान से मशीनरी खरीदें तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और लेकिन अगर पेमेंट पाकिस्तानी करेंसी के अलावा जापानीज येन में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख जापानीज येन की आपने मशीनरी खरीदी है, तो उसे फिर पाकिस्तान में अगर आप हैं तो पाकिस्तानी रुपीज़ में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर रुपीज़ में कन्वर्ट करके अकॉर्डिंगली एंट्री करेंगे। परचेज की एंट्री क्या होती है सर? वो तो मशीन डेबिट कैश क्रेडिट है, लेकिन किस अमाउंट पे? जापानीज येन में तो नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान में तो सारी काउंटिंग रुपीज़ में होनी है, तो सारी फॉरेन करेंसी को फिर लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपका कस्टमर फॉर एग्जांपल अमेरिका में, आप चीज़ें बेच रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर $50,000 की आपने एक्सपोर्ट की है तो $50,000 मल्टीप्लाइड बाय जो रेट होगा एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके कैसे काउंटिंग होती है ये इंशाल्लाह हम IAS 21 में डिस्कस करेंगे। फिर आप इंपोर्ट्स भी हो सकती हैं, एक्सपोर्ट्स भी हो सकती हैं, इन अदर वर्ड्स परचेजेस सेल्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये बहरहाल इतना बड़ा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कंपैरेटिवली शॉर्ट स्टैंडर्ड है। IAS 28 जो है नोट नंबर 5 में जो लिखा हुआ है, इसका जरा एक लिंक करें जरा नीचे, नंबर 8 ढूंढने जरा, IFRS 3। अच्छा, अब आपके सिलेबस में IAS के साथ साथ अगर आप नोट करेंगे तो अब IFRS वाले भी स्टैंडर्ड्स हैं। एक IFRS 3 नंबर 8 में और एक नंबर 11 में भी 10। ये तीन जो मैंने हाईलाइट आपको करवाए हैं, IAS 28, IFRS 3 और IFRS 10, ये मिल के एक हमारा इस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का सबसे मेन टॉपिक बनेगा। उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किस किस को इकट्ठा करो? IAS 28, IFRS 3 और IFRS 10 इकट्ठे होके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का भी कॉन्सेप्ट होता है। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का परचेज कर ले, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का परचेज करे, तो फिर इन दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जहन में लाएं जरा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सर जहन में लाएं सर। स्टार्ट कहाँ से होती है? तो सेल ऑफ कंपनी ए, सेल ऑफ कंपनी बी ऐड होके कंसोलिडेटेड सेल आ जाएगी। इसी तरह एक्सपेंसेस आ जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर बना रहे हैं तो कंसोलिडेटेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कंसोलिडेटेड डेटर्स वगैरह, तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर कंबाइन करें, कब करते हैं? कंबाइन करना सिंपली मींस ऐड होना है, लेकिन ऐड कैसे करना है अकाउंटेंट बन के, ये इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे। और हमारे वन ऑफ द मेन टॉपिक्स, जिस तरह IAS 12 मैंने एक बताया, उसी तरह ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हमारा एक
मेन टॉपिक होगा। ठीक है, IAS 33 आप बताएंगे क्या कहता है सर? नंबर 6 आप बता सकते हैं सर? अर्निंग पर शेयर का कोई फॉर्मूला सुना देंगे? चलिए ठीक ही बताया होगा आपने। नंबर 9 पे है EPS एज इट इज है सर, जो एग्जैक्टली जो EPS थी, आपको एग्जामिनर ने महसूस किया कि बच्चों को सही तरह नहीं आती थी, इसलिए उसने एक दफा दोबारा रख दी। सही तो नहीं उसने अज्यूम किया? चलिए आपका भी गिला रह गया होगा कि इतना हमने पढ़ा और पेपर में तो आया नहीं। तो दोनों ही नहीं दूसरा कोई नहीं, चले वो पेपर वो वाला नहीं था जी सर। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक ऑपरेटिंग सेगमेंट, ये कोई खास डेप्थ नहीं है। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, ये मिक्स भी हो जाता है। एक और मेन टॉपिक्स में नंबर 12 रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स क्या होता है? हाँ ये सही कहा जिसने भी सेल बोला। इन अदर वर्ड्स जो बिजनेस की मेन इनकम होती है, वो इनकम जो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टार्ट पे आती है, तो सेल इनकम। लेकिन अगर कोई कॉलेज है, उसकी सेल इनकम मेन इनकम नहीं होगी, फीस इनकम। कोई फॉर एग्जांपल अगर कमीशन एजेंट है तो कमीशन इनकम। तो बिजनेस की जो मेन इनकम होती है उसे रेवेन्यू बोलते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी ओनर है, उसने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, तो रेंटल इनकम। तो नॉर्मली रेवेन्यू सेल ही है, क्योंकि हम बेसिकली कौन सा बिजनेसेस पढ़ते रहते हैं, जो चीजें बेचते हैं। तो गुड्स अगर सेल कर रहे हैं तो आपकी सेल मेन इनकम है, लेकिन असल में रेवेन्यू का मतलब होता है बिजनेस, जो भी बिजनेस है उसका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग, विच कैन बी फीस इनकम, कमीशन इनकम, रेंट इनकम एक्सेट्रा। अगर फॉर एग्जांपल गुड्स सेल कर रहा है बिजनेस और वो कमीशन कमा ले, तो वो उसकी अदर इनकम। तो मेन इनकम के अलावा अगर कोई इनकम है वो अदर इनकम है। तो हाउ टू मेजर द रेवेन्यू? रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है? सेल कब रिकॉर्ड होती है? जब सेल हो जाए। सेल कब हो जाती है? बस ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और डिस्कस करते 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 इंशाल्लाह बहुत दूर निकल जाएंगे। देन सर लीजेस, IFRS 16 लिखा हुआ है, ये IAS 16 नहीं है। IAS 16 कौन सा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये है IFRS 16 इज रिलेटेड टू लीज। अगर कोई एसेट लीज हो जाए, अब लीज क्या होती है इंशाल्लाह आज भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देन फिर नंबर 15, ये आपके सिलेबस में कुछ एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स, जिस तरह शायद टैक्स में पढ़ा हुआ आपने। टैक्स में भी एक एथिक्स की स्टोरी है, प्लीज यार, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। तो उसी तरह की चीज एथिक्स, ये भी थ्योरेटिकली जो 14 और 15 है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं, ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स है। लेकिन 14 नया है, और नया होने की वजह से इसका फिर अकॉर्डिंगली रिस्क भी ज्यादा है। 16 में है थोड़ा, 16 में कुछ कंपनी लॉ के सेक्शंस आपके सिलेबस में। अदरवाइज डेफिनेटली लॉ में कंपनी लॉ एक अलग सब्जेक्ट भी है, लेकिन उन सेक्शंस का जो रेफरेंस लिखा है इसकी काउंटिंग, और इसके नीचे 3 कंपनीज एक्ट के स्केड्यूल्स भी आपके सिलेबस में, 3rd, 4th एंड 5th स्केड्यूल्स। इसका कॉन्सेप्ट ये जो नंबर 16 है, ये कुछ डिस्क्लोजर्स हैं। कभी ये वर्ड सुना आपने, डिस्क्लोजर्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए अकाउंटेंट्स ने डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाकर डिस्क्लोजर्स देने हैं। यहाँ तक पॉइंट है। अब ये तो आपसे एग्जामिनर को एक्सपेक्टेड है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ डिस्क्लोजर्स की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स कंपनीज एक्ट में भी हैं। क्या किसी स्टैंडर्ड में कोई डिस्क्लोजर्स है? IAS 16 में कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है? कोई है वैसे IAS 40 में? तो स्टैंडर्ड्स की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अपनी जगह है, उनके साथ साथ इन एडिशन टू दोज रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड, कंपनीज एक्ट में भी, पाकिस्तान में जो कंपनीज एक्ट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई हुई हैं जो शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करनी होती है। तो ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, ये इन एडिशन टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। नीचे जो 3 स्केड्यूल्स बन लिखे हैं, 3rd, 4th एंड 5th स्केड्यूल। 3rd स्केड्यूल में ये बताया हुआ है कि कंपनीज, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कौन सी होती है, वगैरह वगैरह। तो ये तो थ्योरेटिकल है। लेकिन 4th स्केड्यूल, अगर कोई कंपनी लिस्टेड हो, ये वर्ड सुना कभी? यस सर। कौन सी कंपनी लिस्टेड होती है? जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो सकते हैं। तो लिस्टेड कंपनीज ने कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर शेयर होल्डर्स को देने होते हैं, वो हम पढ़ेंगे 4th स्केड्यूल में।
और अगर अदर देन कोई लिस्टेड कंपनी है, उसने कौन से शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना है, वो फिफ्थ शेड्यूल में। अब लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ये लॉ की नजर में किसे कहते हैं, वो हम थर्ड शेड्यूल में पढ़ेंगे। ये कंपनीज एक्ट के कुछ शेड्यूल्स हैं जिनकी बेस पे हम डिस्क्लोजर्स बनाना सीखेंगे कि कंपनीज एक्ट के उन डिस्क्लोजर्स को नोट्स में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इन एडिशन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स किसने भी बताई हैं, कंपनीज एक्ट ने भी बनाई। इन अदर वर्ड्स, अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो एज एन अकाउंटेंट अगर आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे तो स्टैंडर्ड्स के डिस्क्लोजर्स भी अप्लाई कर रहे होंगे, और साथ साथ कंपनीज एक्ट ने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रखी हैं उनको भी अप्लाई कर रहे होंगे। तो स्टैंडर्ड्स की और कंपनीज एक्ट की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को एज अ होल इकट्ठा करके हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज एन अकाउंटेंट देना पड़ता है। तो आपको एग्जामिनर चाहता है कि कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर्स का भी पता हो। ठीक है सर। और लास्टली सर काइंडली आप बता दें लास्ट में क्या लिखा हुआ। तो दो चीजें, ईपीएस और रेशियो एनालिसिस एज इट इज है, दो चीजें जो पहले थी और अब नहीं है उनका भी लेकिन आइडिया जरूरी हो जाएगा। IAS 88 और एक IAS 41 था, तो बहुत जरा एज इट इज जरा लिख लेंगे एक मिनट अपने हाथ से। ओल्ड स्टैंडर्ड्स जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें थोड़ी सी, IAS 88 विद शायद SIC 32 एंड IAS 41। IAS 88 was related to intangibles and IAS 41 relates to एग्रीकल्चर। अगर कोई एग्रीकल्चर बिजनेस हो, किसी ने फिश फार्म बनाया हुआ है बिजनेस ऐसे, किसी का डेयरी बिजनेस है, डेयरी फार्म, फिश फार्म, वो कैसे काउंटिंग करेगा अपने एनिमल्स की, अपने प्लांट्स की, तो ये IAS 41 में डेप्रिशिएट करेगा या नहीं करेगा, ये बहस है। अब FA1 वालों को पता होनी चाहिए डिटेल में, लेकिन कुछ ना कुछ मेरा ख्याल है कि आप लोगों को जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है सर, मेरा मकसद सिर्फ इस पेज का ये था कि कुछ आपको अपने सिलेबस के जरा मेन टॉपिक्स का जरा आइडिया हो जाए। आपको एक दूसरा सेट मिला होगा, आए जरा थोड़ी सी मेरे ख्याल है डिस्कशन स्टार्ट कर ही लेते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ लें थोड़ा सा। मेंटली प्रिपेयर्ड है सर स्टडीज के लिए। ये सर हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे लीज के स्टैंडर्ड से बाय द रेफरेंस ऑफ IFRS 16। लेकिन लीज डिस्कस करने से पहले ये जो पहला पेज है आपके पास, इसमें हमने जरा कुछ प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। पेन हाथ में रखें। आज अगर कैलकुलेटर काइंडली नहीं भी है, वैसे तो मेरा ख्याल होगा, लेकिन कल से काइंडली जरूर हो। तो फर्स्ट पेज है, इसमें हमने जरा रिवीजन एक करनी है। IAS 36 जो था FA1 में, इम्पेयरमेंट, ये जिनके पास जरा सेट नहीं है जरा काइंडली बता दें जरा नोट्स। आप सबके पास है प्लीज। इम्पेयरमेंट के स्टैंडर्ड में इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज में कुछ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे। ये उम्र हो जाएगा ये जरा ऑनलाइन भी फिलहाल सेंड कर देता नोट्स। तो जो प्रेजेंट वैल्यू का जरा कॉन्सेप्ट था वो हमें जरा लीज के स्टैंडर्ड में जरूरत पड़नी है। तो रादर देन कि हम अज्यूम करें कि हमें प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला सही याद है, हम जरा थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करने लगे। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पेज आपके सामने काइंडली अपने पेज से देखें। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के दो फार्मूला है, एक सिंपल डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है, बोलेंगे देखिए क्या लिखा हुआ डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला, 1 + i - n, और एक फिर एन्यूटी का फॉर्मूला भी है, बोले 1 - 1 + i - n डिवाइडेड बाय, कंपाउंडिंग की बहस नहीं हो रही है, कंपाउंडिंग में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव n, प्रेजेंट वैल्यू की बहस हो रही है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पेज पे जिस तरह मैंने हाथ से फॉर्मूले लिखे हैं बोल के, जरा काइंडली आपकी आवाज आनी चाहिए, लिखें जरा, जहां जहां फॉर्मूले लिखे हो तो उसके साथ हाथ से लिखें। जिन हजरात के पास पुरानी बुक है, बेहतर यही रहेगा कि नोट्स की तरफ जाएं। पुरानी बुक में अब बहुत सी चेंजेस नागुज़ीर हो चुकी हैं, तो नोट्स जो दिए गए इन्हीं पे रहिए। जी सर जी, अब डिस्काउंटिंग का फार्मूला, एन्युटी का फार्मूला कब यूज होता है, ये जरा मेरे से सुन के कुछ रिवाइज कर लीजिए। इमीडिएटली जहाँ ये फार्मूले लिखे हुए थे, आई स्टैंड्स फॉर तो इंटरेस्ट रेट है, एन स्टैंड्स फॉर क्या, नंबर ऑफ ईयर्स। इसके इमीडिएटली जहाँ फार्मूला खत्म हुआ है उसके नीचे एक एग्जांपल पढ़े। A company is required to pay 1 lakh at the end of 5 years, and suppose interest rate is 10%, calculate PV means present value। Suppose आपने आज से 5 साल बाद 1 लाख देना है और आपसे उसकी प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायर्ड है, इंटरेस्ट रेट 10% है, तो वर्किंग कैसे की जाती है? फ्यूचर वैल्यू लेंगे आप, व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू इन दिस केस, देन फॉरगेट अबाउट, एक सेकंड के लिए एन्युटी का फार्मूला, डिस्काउंटिंग का फार्मूला बोले 1 प्लस आई इस एग्जांपल में 10% है। जब भी लिखा जाता है फार्मूले में तो सॉल्व करके लिखा जाता है, तो 10% मीन्स 0.1, अगर 12% हो तो, अगर 13% हो, 20% हो, और अगर 8% हो, तो ये जरा याद रखनी, जब 10 से नीचे चलेंगे तो जीरो के साथ हो जाएगा। एक दफा वर्किंग कर लें जरा। फॉर एग्जाम्पल 8% को ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली, कैसे लिखें, एक सेकंड, कैलकुलेटर 8/100 हो रहा है, अगर 0.8 कहेंगे वो 80% हो जाएगा। तो 0.1 कैसे बना, 10/100 हुआ है, परसेंटेज है, 10/100 0.1, 11/100 0.11। लेकिन अगर 10 से नीचे चला जाएगा तो 0.09 0.08। इन अदर वर्ड्स जब भी आप फॉर्मूला में लिखेंगे तो आप सॉल्व कर रहे होंगे। किसने किया प्लीज कर लिया, करें हिम्मत करें जी। एन कितना है हमारा, 5 साल बाद है, सब लोग कैलकुलेटर निकालें, जिनके पास है वो तो यूज करें। ये काइंडली इसी तरह आप भी अपने पेज पे लिखते रहना, आप प्लीज जरूर रिवाइज कीजिएगा, हमें बार बार जरूरत पड़नी है इसकी, तो बेहतर है एक दफा रिवीजन हो जाए। इसको इसी तरह लिखें भी इस पेज पे और कैलकुलेटर पे सॉल्व भी करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने काइंडली आंसर भी बताना मुझे। जी आंसर 6209, लगता है राउंड ऑफ कर लिया करेंगे, अल्लाह करे अब आदत होगी। प्लीज 6209.13 आ गया, ये बड़ा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी के आगे भी कुछ होगा फिर, तो रुपीज में काइंडली राउंड ऑफ कर लें। रेट्स वगैरह हो तो ठीक है, पॉइंट्स में चले जाएं, लेकिन अगर आप अमाउंट्स लिख रहे हैं तो काइंडली उसे रुपीज में वैसे ही राउंड ऑफ कर लें जैसे हमेशा करते रहे हैं। जी व्हाट इज 1 लाख, व्हाट वाज 1 लाख एंड व्हाट इज 62,092? वो 1 लाख जो 5 साल बाद देना है, अगर रेट 10% है तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 62,092। एनी कंफ्यूजन इन दिस कैलकुलेशन? अब इससे अगली लाइन जरा मेरे साथ ध्यान से पढ़नी, एक और एग्जांपल आ रही है। A company is required to pay 1 lakh at the end of each year for next 3 years। इस लाइन को जरा ऊपर वाली लाइन से जरा डिफरेंशिएट करें जरा, मेरा तो ख्याल है सेम है। वहां जो 1 लाख है पहले ओरिजिनली वो एक ही अमाउंट है जो 5 साल बाद देनी है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 लाख एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। इट मींस फर्स्ट ईयर के एंड पे भी 1 लाख, सेकेंड ईयर के एंड पे भी, थर्ड ईयर के एंड पे भी, 4 एंड 5th ईयर के एंड पे। तो यहाँ 1 लाख की 5 अमाउंट्स हैं जो एट द एंड ऑफ ईच ईयर है, और जो ओरिजिनल एग्जाम्पल थी वहां पे एक ही दफा 1 लाख की अमाउंट हमने 5 साल बाद पे करना था। यहाँ तक ठीक है प्लीज? तब अगर ये बेटा इस केस में हमने इस लाइन की या इस 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, तो अब ये 1 लाख की एक अमाउंट नहीं है, कितनी अमाउंट्स हैं?
मगर इस केस में हमें प्रेजेंट वैल्यू लेनी है इन 5 अमाउंट्स की, तो नंबर 1 तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला अलग अलग अप्लाई हो सकता है। बात मेरी यहां तक क्लियर है? मसलन अगर पहला जो 1 लाख है वो कब है 1 लाख? आज से 1 साल बाद, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आ जाएगी? डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला सिंपली लग जाएगा -1। दूसरे की दूसरी अमाउंट आज से 2 साल बाद है, एंड सो ऑन, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। एक मिनट सब कैलकुलेटर पकड़े, मुझे फिगर्स लिखवाएं, आप चाहे नाप लिखें। एग्जाम्पल में डिफरेंस क्लियर है? पहली एग्जाम्पल थी सिर्फ एक ही दफा 1 लाख 5 साल बाद, अब हर साल के एंड पे 1-1 लाख करके 5 अमाउंट्स है। तो काइंडली प्लीज यूज अ कैलकुलेटर, मुझे लिखवा दें। 9 राउंड ऑफ वेरिएबल इज नेसेसरी। 645 लास्ट लाइंस प्लीज, लास्ट लाइन। आज ही सुस्ती, आज पहले दिन ही सुस्ती। 75131, कहां से देख के लिखवा रहे हैं? कहीं से तो देख के लिखवा दें। 68301 62092। तो क्या है ये फिगर्स? हर 1 लाख की अलग अमाउंट्स की मैंने प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अभी अगर सारी 5 अमाउंट्स की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है मैंने, तो सिंपली क्या कर सकता हूँ? करें जरा 37907 जो आ रहा है वो बताइएगा इधर से टोटल करके बता दें जो आ रहा है। 8 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 89 आ रहा है। अब ये क्या है 37907 ये उन 5 अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू है जिन्हें हमने हर साल के एंड पे 1-1 लाख करके पे करना है। क्या ये 5 लाख इकट्ठा पे करना है? अगर ये इकट्ठा पे करना होता तो क्या करते हैं? 5 लाख की सिंपली डिस्काउंटिंग का फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये 1-1 साल के गैप के बाद अमाउंट्स है, तो हम अलग अलग वर्किंग कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन इन द कैलकुलेशन? लेकिन बेटा इस केस में अगर आप गौर से जरा देखें तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब आपके सामने 5 अमाउंट्स मैंने लिखी हैं तो 5 वर्किंग हुई। अगर फॉर एग्जांपल ये 10 अमाउंट्स होती, 8 12 15 वगैरह हो जाती तो टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए कंसंट्रेशन से वर्ड सुना मेरा, इस टाइम को सेव करने के लिए अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, नंबर 2 वो अमाउंट्स लेकिन सेम हो, और नंबर 3 उनका जो टाइम का गैप है वो भी सेम हो। नंबर 1 क्या हो? एक से ज्यादा अमाउंट्स हो लेकिन एक से ज्यादा अमाउंट सेम हो, 1-1 लाख हो, और अगर टाइम का जो उनका गैप है वो भी अगर एनुअल है तो सब में एनुअल हो, मंथली है तो सब में मंथली हो। एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, सेम हो, और उनका टाइम गैप भी अगर सेम है, तो रादर देन के ये वर्किंग आप बार बार करें, आप इंस्टेड ऑफ दैट एन्युटी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एन्युटी का फॉर्मूला कब लगता है? एक से ज्यादा हो लेकिन वो सेम हो और उनका टाइम गैप भी सेम। मतलब फॉर एग्जांपल एक सेकंड बोर्ड पे देखें, लेट्स अज्यूम अगर ये पहले 2 साल 1 लाख है और बाद में फिर सपोज 3 लाख है, तो अब एन्युटी ना लगाएं, अलग अलग वर्किंग करें। एन्युटी कब लग सकता है? प्लीज प्लीज एक दफा 3 चीजें बोल दे जरा। एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, सेम हो, और उनका टाइम गैप भी सेम है, तो आप इंस्टेड ऑफ दैट कि आप लंबी वर्किंग करें, अलग अलग वर्किंग करें, आप अपना टाइम सेव करने के लिए एन्युटी का फार्मूला भी लगा सकते हैं। लिखा हुआ है जो मैंने बोला, टेंशन ना लें, ये जो मैंने अभी सब कुछ बोला आपके पास लिखा मिलेगा आपको। कैसे एन्युटी का फार्मूला आप लगा सकते हैं? अब अपने पेज के जरा ऊपर स्टार्ट पे राइट साइड पे चले जाए जरा। एन्युटी का फार्मूला लगाने के लिए करना ही होता है, जरा बोर्ड पे भी देखें साथ साथ, आपने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठानी है, 500 का प्लस नहीं करना, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठानी है। 1 लाख इंस्टॉलमेंट है। आप जरा ढूंढ के बताएं एन्युटी का फॉर्मूला। 1 माइनस 1 प्लस रेट वंस अगेन सॉल्व करके आपने लिखना है, -5 इंस्टॉलमेंट्स हैं
डिवाइडेड बाय 0.1 है, काइंडली मुझे सॉल्व कर दो जरा, या मेरे मौला राउंडिंग ऑफ ना हो जाए। प्लीज सॉल्व 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 सॉल्व। अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आया 37907 9 है, चले अप्रोक्सीमेटली। हमने जब फिगर्स लिखी थी ये पहले वाली, तो थोड़ा सा कहीं राउंड ऑफ किया होगा, तो उसकी वजह से आई होप कि इमटेरियल डिफरेंस आ गया। क्या डिस्कस हुआ है, कोई बताएगा अभी क्या हुआ? वही टोटल आंसर आप बार बार वर्किंग की बजाय एन्यूटी के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कब? एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, सेम है, और टाइम गैप अगर उनका कांस्टेंट है, तो आप बार बार वर्किंग करके टाइम वेस्ट करने की बजाय एन्यूटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है प्लीज। अब आपके सामने नीचे दोनों वर्किंग हुई है, दोनों तरह से वर्किंग हुई है। पेज के जरा दरमियान में जाए जरा, जहाँ इंपॉर्टेंट हेडिंग है, उस हेडिंग के नीचे यूनिटी के फॉर्मूले के नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ को पहले पढ़ लें, और फिर जो मैंने वर्किंग लिखी है, आइडियली इसको अगर अपने हाथ से एक दफा लिखी है तो ज्यादा अच्छा। एटलीस्ट एन्यूटी वाली तो जरूर लिख लें, ऊपर जो चले वो तो ठीक है। पढ़ देंगे जरा क्या पैराग्राफ लिखा हुआ? क्या हमारी इस बात का मतलब ये है कि जो लेफ्ट साइड पे वर्किंग की थी मैंने अलग-अलग, ये गलत है? ये ठीक है, लेकिन मसला क्या है इसमें? तो टाइम बचाने के लिए आप इंस्टेड ऑफ दैट एन्यूटी का फॉर्मूला भी इस केस में यूज कर सकते थे, क्योंकि एक से ज्यादा अमाउंट्स थी, सेम भी थी, और एनुअल इंस्टॉलमेंट्स थी। जी मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, जितना थोड़ा सा हमने हाफ पेज पढ़ा। कोई अगर आपके जहन में कोई पॉइंट आता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला कब लगता है? हाँ जी, वो हमेशा लग सकता है। वो हमेशा लग सकता है जब भी आपने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। एक अमाउंट है एक से ज्यादा डिस्काउंटिंग का, लेकिन एन्यूटी सिर्फ कब यूज होगा? एक से ज्यादा हो, पहली चीज एक से ज्यादा हो, बाकी फिर बात ना जाए कि वो फिर सेम भी हो, उनका गैप भी टाइम का सेम हो। एनी कंफ्यूजन? जी रेट की भी बात कर लेते हैं, जो चीजें पहले पता पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। रेट्स तो पहले नहीं पड़ेगा अपने के चेंज होते हैं। जी आ जाए, आप दो तीन जरा एग्जांपल्स करवा के जरा फर्दर प्रैक्टिस कर लेना। तकरीबन पेज के मिड से नीचे एक एग्जांपल लिखें, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। मिल गया? सॉल्व करवाना है मुझे जरा। 4 annual installments of rupees 71,465 payable at the end of interest rate is 16%। जी पहले लाइन पढ़ के बताएं, एन्यूटी यूज हो सकता है? कितनी अमाउंट्स है? 4 है। कितनी कितनी है? और एंड ऑफ द ईयर है। एन्यूटी का यूज करना है तो तरीका क्या होता है? इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठाएं, 71465। एन्यूटी का फॉर्मूला जहन में लाएं, 1 माइनस 1 प्लस रेट ढूंढना है 16% 0.16, और हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स? -4। आप भी लिखें, सॉल्व करें, कर लें लिख के सॉल्व करें। ये अप्रोक्सीमेटली 199,999,972। जी ठीक है प्लीज। एनी कंफ्यूजन? जी ऑनली स्टूडेंट्स?
चलिए नेक्स्ट, इसके बाद एग्जाम्पल उसमें थोड़ा चेंज है, मैं आइडिया दूंगा, आपने फाइनल करवाना। फिर 7 तरीका, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2000 पेएबल अंडरलाइन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। इस एग्जाम्पल में और इससे पिछली में डिफरेंस क्या है? अब इससे बड़ा फर्क क्या पड़ता है, ये कंडी जरा बात मेरी ध्यान से सुनिए। हो सकता है अपने अपनी प्रीवियस स्टडीज में कोई न्यूटी ड्यू और न्यूटी ऑर्डिनरी वगैरह वर्ड्स पढ़े हो, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं। अगर किसी के जहन में आया मैंने इसलिए बोला, लेकिन हमें यहाँ उसकी टेंशन की जरूरत नहीं। सिर्फ डिफरेंस ये है, जो इससे पिछली एग्जांपल है उसमें एट द एंड ऑफ द ईच ईयर लिखा हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर, और अब लिखा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज डेट 1 जनवरी 2024 हो, और पिछली एग्जांपल देखिए जैसे 714675 वाली, तो उसमें पहली इंस्टॉलमेंट किस दिन है? 31 दिसंबर 24, दूसरी 31 दिसंबर 25 एंड सो ऑन, ईयर एंड्स पे। लेकिन इस एग्जांपल को देखा जाए जो भी पढ़ी हमने, इसमें क्या बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अगर फॉर एग्जांपल आज डेट 1 जनवरी 2024 है, तो क्या पहली 2000 की इंस्टॉलमेंट आज ही है? ये किस साल वाली किस डेट पे है? एनुअल है, 2000 एनुअल, लेकिन बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर 2024 वाली अमाउंट 2024 के स्टार्ट पे। सही लिखी मैंने? सेकंड बताया मैं किस डेट पे लिखूं? अब 31 दिसंबर क्यों नहीं लिख रहा? एंड ऑफ द ईयर इंस्टॉलमेंट नहीं हमारी, तो 2025 वाली अमाउंट 2025 के स्टार्ट पे है। नेक्स्ट 1 जनवरी 2016, 4 अमाउंट्स हैं। 2027 वाली जो अमाउंट है वो 2027 के स्टार्ट पे 1 जनवरी 2027 को आ रही है। एनी कंफ्यूजन इन द डेट्स? अब आज डेट क्या है? अब आज डेट 1 जनवरी 2024 है। मैंने इन 4 अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू लेनी, कंसंट्रेट कंसंट्रेट कंसंट्रेट। तो जो आज 2000 है, क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही है? जो पहला 2000 है वो तो आज ही है, इसी उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो वही 2000 एज इट इज है। लेकिन उसके बाद ये जो फर्दर 3 अमाउंट्स हैं, इनमें टाइम का गैप है। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है 1 जनवरी 2024 को, तो जो उस दिन अमाउंट है वो तो एज इट इज प्रेजेंट वैल्यू उसकी सेम है। लेकिन जो अगली 3 अमाउंट्स हैं, क्या उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं एन्यूटी यूज कर सकता हूँ? क्या पहली अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत है? वो तो एज इट इज आज की अमाउंट है और आज की अमाउंट ही प्रेजेंट वैल्यू है। तो अगली जो 3 अमाउंट्स रह जाएंगी, क्या उन पर डिस्काउंटिंग लग सकता है? कैसे? -1, -2, -3, फिर प्लस कर लें सबको। लेकिन क्या अगली जो 3 अमाउंट्स हैं उन पे टाइम बचाया जा सकता है? वो एक से ज्यादा मीन 3 है, सेम भी है, और टाइम गैप भी एनुअल है। तो पहली को हम अलग कर लेते हैं, पहली एज इट इज प्रेजेंट वैल्यू में आ गई, और उसके बाद फिर 3 इंस्टॉलमेंट्स रह जाएंगी। यहाँ तक बात समझ आ रही मेरी? उसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैं यूनिटी इसलिए यूज कर सकता हूँ क्योंकि एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं। तो वो कैसे यूज करूँ? 2000 ये कंप्लीट करवाना था आपने। 1 माइनस 1 प्लस, रेट बताएं। माइनस बताना सोच, -3 मीन्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जिनकी प्रेजेंट वैल्यू। इससे पिछली एग्जांपल जरा देखें, ये जो अभी सॉल्व किए 7-1 वाली, उसमें तो -4 लिखा यार, उसमें भी 4 है, नीचे भी 4 है। उसमें जब पहली अमाउंट है वो भी 1 साल बाद होगी, तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अगर एंड ऑफ द ईयर 4 ईयर्स है तो -4 चारों इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए थी। और अगर बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर है तो फर्स्ट अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज है, और बाकी फिर 3 अमाउंट्स ऐसे रह जाएंगे जिनकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है प्लीज सबको? आई सजेस्ट के थोड़ा सा, अगर पेज के नीचे जगह है राइट साइड पे, अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू इसलिए लेनी है ताकि जरा प्रैक्टिस हो। प्रेजेंट वैल्यू क्यों लेनी है? ताकि जरा प्रैक्टिस हो, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सही सर। क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी नहीं।
एन्युटी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कहना सही रहेगा। डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले नंबर ऑफ पीरियड्स असल में, अगर पीरियड अब एनुअल भी हो सकते हैं, फिर मंथली भी, सेमी एनुअल भी, तो एन है नंबर ऑफ पीरियड्स। लेकिन एन्युटी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ पीरियड्स की बजाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ज्यादा बेहतर। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जिसकी प्रेजेंट वैल्यू में निकाल, डिस्काउंटिंग में नंबर ऑफ ईयर्स चलेगा, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ पीरियड्स जिनकी प्रेजेंट वैल्यू होनी। -4 क्यों नहीं? क्योंकि अब 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं जिनकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। पहली की क्यों नहीं लेनी? क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज क्यों है? क्योंकि बात ही, तो आज जो फॉर एग्जांपल 1 लाख है वो तो 1 लाख ही है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन है तो इंटरेस्ट की अमाउंट है, तो वो फिर जो टाइम के साथ साथ टाइम बेसिस पे उसमें डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया जी? फाइनल अगर आंसर बता दो। अच्छा, फाइनल आंसर निकालते हैं, पहला 2000 लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पहला 2000 लेंगे, एज इट इज ही लेंगे, है वो प्रेजेंट वैल्यू है, वो प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज। ठीक है, सही बता रहे हैं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। 6974 जी। ऑनर्समेंट एनी कंफ्यूजन? जी, जिन्होंने नोट कर लिया जरा एक नजर पेज रिवाइज करना, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहले आप इसी पेज को जरा फाइनल करना जरा। इन अदर वर्ड्स जरा अपने वर्ड्स में बताएं जरा, 3-4 चीजें जो इस पेज पे हमने पढ़ी हैं या रिवाइज हुई हैं। सबसे पहली चीज तो हमने 2 फार्मूला देखे ना। डिस्काउंटिंग का फार्मूला यूज होना है प्रेजेंट वैल्यू के लिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ डिस्काउंटिंग एन्युटी भी लगाया जा सकता है अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं, कांस्टेंट अमाउंट्स हैं और टाइम इंटरवल भी सेम। एंड में फिर पता चला अगर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड अगर इंस्टॉलमेंट्स हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज हो जाएगी, और फिर जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको फिर गौर से देखें कि क्या ये सेम है या नहीं है, अकॉर्डिंगली एन्युटी का डिसीजन भी हो सकता है। ठीक है प्लीज? ठीक हो गया सर? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? नो सर। चलें सेकंड पेज देखें। अब इस प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके हम अपनी मेन डिस्कशन एक स्टार्ट करते हैं आज, दैट इज ऑफ लीज एंड द रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड इज IFRS 16। इससे पहले कि हम उस पेज पे पढ़े, पेज नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, पहले जरा लीज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए 1 मिनट जरा बोर्ड पे देखो। होपफुली ये वर्ड कभी जिंदगी में आपने सुना तो होगा, वैसे आपने चेक करने का क्या मैं सही बता रहा हूँ? नहीं मतलब थोड़ा सा तो आइडिया है ना, थोड़ा सा मैं भी देता हूँ। लेट्स अज्यूम एक पर्सन का नाम बताएं जो हमारी क्लास में इस नाम का बंदा ना हो। लेट्स अज्यूम कोई मिस्टर जॉन है। नहीं बस ठीक है सर, नहीं कोई ऐसी बातों में कोई बात दूसरी तरफ निकल जाए तो नहीं। तो जॉन साहब है, जॉन साहब चाहते हैं कि वो होंडा कार चलाया करें। होंडा कार उन्हें पसंद है। लेट्स अज्यूम उसकी कॉस्ट 80 लाख रुपीज है। कंसंट्रेट बस। मिस्टर जॉन वांट्स के वो होंडा कार ड्राइव करें, जो गाड़ी इन्हें पसंद है, वो सपोज 80 लाख रुपीज की। एक तो सीधा इस मसले का हल क्या है कि जॉन साहब 80 लाख रुपए जेब में हो,
किसी कार शोरूम में जाएं, गाड़ी परचेज करें, डबल एंट्री आप बताएं। डेबिट कैश क्रेडिट, गाड़ी के वो लीगल ओनर भी होंगे, गाड़ी नाम भी उनके होगी, और ड्राइव भी वो करेंगे, बेनिफिट्स भी वो लेंगे, जो भी लेना चाहेंगे। ये तो सिंपल परचेज हो जाएगी। लेकिन आजकल के दौर में अगर किसी के पास पैसे ना भी हों तो बैंक्स फिर इंस्टॉलमेंट्स पे भी एसेट बेच देते हैं, उसको फिर लीज बोलते हैं। तो लेट्स अज्यूम जॉन के पास पैसे नहीं है, लेकिन स्टिल वो चाहता है कि होंडा कार मेरे पास हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जॉन साहब के किसी कजन के पास भी होंडा है और जॉन के नाक का मसला है। तो लेट्स अज्यूम मैं जॉन साहब ने कहीं सर्च किया नेट वगैरह पे, तो उन्हें पता चला कि एमसीबी बैंक लीज फैसिलिटी दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है। अब जॉन साहब एमसीबी बैंक विजुलाइज करें, एमसीबी बैंक जा रहे हैं, निगोशिएट होगा। इनिशियली अगर एग्रीमेंट हो जाए तो अब एमसीबी बैंक वाले गाड़ी खरीदेंगे और हैंड ओवर कर देंगे जॉन को। इस्तेमाल करके बेनिफिट्स कौन लेगा? और बैंक वाले इंस्टॉलमेंट से पैसे लगेंगे। इनिशियली गाड़ी कौन खरीदेगा? बैंक। तो क्या वो गाड़ी फिर बैंक के नाम होगी? गाड़ी बैंक के नाम होगी सर। डॉक्यूमेंट्स में बैंक के नाम वो गाड़ी रजिस्टर होगी, लीगल ओनर बैंक है। बैंक वाले क्या एंट्री करेंगे? कार डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन उस गाड़ी को उन्होंने खुद यूज नहीं करना, जॉन को हैंडओवर हो जाएगी गाड़ी, जॉन यूज करेगा, फिर इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देगा। तो इस केस में एक लीज टर्म होती है। लीज टर्म मींस जितने अरसे में पेमेंट्स होनी है। समझ आ रही बात? तो अब डिपेंड करेगा, 3 years की लीज टर्म भी हो सकती है, 5 years भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द निगोशिएशन विद द बैंक। ये लीज टर्म अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है। तो लेट्स अज्यूम 5 years लीज टर्म। इस 5 years में गाड़ी नाम किसके रहेगी? बैंक के। यूज कौन करेगा? जॉन यूज करेगा, इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा। गाड़ी की कॉस्ट क्या है? 80 लाख। तो क्या बैंक सिर्फ 80 लाख की ही किस्तें बनाएगा? 80 लाख तो बैंक की कॉस्ट है, और वो सारे पैसे इकट्ठे नहीं ले रहा, इसलिए वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एंगल से 80 लाख में कुछ इंटरेस्ट ऐड करेगा। लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ अ डिस्कशन कि 80 लाख रुपीज में, बात समझ आ रही मेरी प्लीज? 5 लाख सपोज इंटरेस्ट ऐड हुआ, वो ऐड हुआ, 85 लाख टोटल अमाउंट बनी। लेट्स अज्यूम ये, अब ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी हो सकती हैं, सेमी एनुअल भी हो सकती हैं। मेक द थिंग सिंपल, लेट्स अज्यूम 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में ये अमाउंट डिवाइड हुई। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़िएगा, कीजिएगा। 17 लाख। 85 लाख की इंस्टॉलमेंट बनेगी 80 लाख की? 80 लाख कॉस्ट थी प्लस इंटरेस्ट, तो सपोज कितनी बन रही? व्हाट इज 17 लाख अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एंड 17 लाख पर एनम इंस्टॉलमेंट पर एनम। तो लेट्स से अगर इसी तरह से एग्रीमेंट हो जाए तो अब जॉन ड्यूरिंग द 5 years यूज करता रहेगा, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स करता रहेगा। क्या इस इंस्टॉलमेंट के अंदर 17 लाख में कुछ प्रिंसिपल है? अब मैंने प्रिंसिपल किसे बोला? टोटल 80 लाख का कुछ हिस्सा क्या 17 लाख में है? और क्या इसमें इंटरेस्ट भी है? तो वो जो इंटरेस्ट है वो जॉन के एंगल से इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, और वही इंटरेस्ट कौन ले रहा है? तो बैंक के लिए वो इनकम है। अगर ये लीज के एग्रीमेंट इसी तरह हो जाए तो लीज एग्रीमेंट में ये जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जो एसेट खरीदता है लीज पे देने के लिए उसको कहते हैं लेसर, लेसॉर या लेसर। कौन होता है लेसॉर? जैसे परचेज करके लीज पे देता है,
और जब पर्सन एसेट लेके यूज करता है उसे बोलते हैं लेसी। तो लीज एग्रीमेंट में कौन सी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? लेसर। लेसर, हु इज लेसर? जो एसेट खरीद के लीज पे दे रहा है, और जो लीज टर्म में एसेट यूज करके इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे रहा है उसे लेसी बोलते हैं। जो इंटरेस्ट है इसमें वो लेसी के लिए एक्सपेंस है और लेसर के लिए इनकम है। यहाँ तक ओके प्लीज? तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लीज। लीज में दो पार्टीज इन्वॉल्व है, लेसर, लेसी, और जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें प्रिंसिपल पोर्शन भी होता है और इसमें इंटरेस्ट पोर्शन भी है। लेसी के लिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है और लेसी के लिए फिर वो इनकम है। तो एक ये छोटी सी जगह कोई डायग्राम पेज के एंड में भी वैसे खाली जगह है, अगर इनिशियली अगर बना लें। जी वो बेटा डिपेंड करता है, ये भी होता है कुछ एडवांस में देना है, कुछ इंस्टॉलमेंट्स में देना है, कुछ एंड में देना है। ये इंशाल्लाह फिर हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। ये पे डिपेंड करता है लेसी और लेसर के दरमियान क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो जाए। कुछ डाउन पेमेंट हो जाती है जिसे एडवांस भी बोला जा सकता है, और फिर इंस्टॉलमेंट्स भी होती हैं। फिर समटाइम्स ये भी होता है कुछ एक्स्ट्रा पैसे एंड में भी देने होते हैं, तो वो फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। मैंने इधर बात बिल्कुल सिंपल सा रख ली है कि लेट्स अज्यूम पर एनम इंस्टॉलमेंट्स बनी है, और वो अब ये मैंने एनुअल अज्यूम कर लिया है। ये सेमी एनुअल मींस 6-6 महीने बाद की इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, फिर ये अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करेगा लेसी और लेसर ने कैसे आपस में निगोशिएट किया। तो वो इंशाल्लाह फिर अभी हम डिस्कशन को ऐसे आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस के सिनेरियोज देखते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि लीज में एक लेसी होगा, एक लेसर है। लेसर परचेज कर रहा होगा, लीगली उसके नाम होगा एसेट, लेकिन लीज टर्म में यूज लेसी कर रहा होगा और लेसी उस यूज के अगेंस्ट पेमेंट्स कर रहा होगा। बाकी इसकी काउंटिंग कैसे होनी चाहिए ये इंशाल्लाह आप ही मुझे हेल्प करेंगे। जी एनी कंफ्यूजन प्लीज? ये अगर कंप्लीट कर लिया तो बताएंगे। ये लास्ट लाइंस में लिखे इसमें, ये अनाउंसमेंट एनीबॉडी राइटिंग? चलिए जरा स्टार्टिंग जरा डेफिनेशंस जो लिखी हुई थोड़ी सी पढ़ना, आइडिया तो मैंने दे दिया वैसे। पेज नंबर 2 का स्टार्ट। कॉन्ट्रैक्ट, अब ये डेफिनेटली लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है लेसी लेसर के दरमियान, बाइंडिंग होता है ताकि अगर कोई डिफॉल्ट करे तो अकॉर्डिंगली इसे कोर्ट में जाके चैलेंज भी किया जा सके। लेसी कह सके कि मुझे एसेट सही तरह यूज नहीं करने दे रहा, या जिस तरह का एसेट में से एग्री हुआ था वो नहीं है। लेसर जाके कह सके मैंने इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहा। तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है दैट कन्वेज, इसमें होता क्या है, राइट टू यूज एन एसेट, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। आपने जो अपने हाथ से भी एग्जांपल लिखी है उसमें बताएंगे पीरियड ऑफ टाइम के, और कंसिडरेशन का मतलब इंस्टॉलमेंट्स में पैसे 17 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, 85 लाख मुआवजा। अब मैंने आपको एक गाड़ी की एग्जांपल दी है, बिजनेसेस के अगर एंगल से देखें तो ये मशीनरीज की भी हो सकती है, प्लांट मशीनरीज भी, बिल्डिंग्स भी लीज पे हो सकती हैं, व्हीकल्स भी हो सकती हैं, फर्नीचर भी हो सकता है। आजकल तो बल्कि हर चीज ही किस्तों पे होने का ट्रेंड है। दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं जी, कौन कौन सी? लेसर कौन होता है? एन एंटिटी दैट प्रोवाइड्स, जो एसेट दे रहा है, दैट प्रोवाइड्स द राइट ऑफ यूज ऑफ एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम,
जो प्रोवाइड कर रहा है वो लेसर है, जो एसेट ऑब्टेन कर रहा है वो लेसी है। बाकी डेफिनेशन शायद बिल्कुल सेम है, प्रोवाइड्स और ऑब्टेन्स का डिफरेंस है। जो एसेट दे रहा है प्लीज वो कौन है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, और जो एसेट ऑब्टेन कर रहा है वो लेसी है। एक जरा क्वेश्चन नंबर 1 का थोड़ा सा डाटा देखते जरा, बात को जरा समझने की कोशिश करें। है हिम्मत पढ़ने आज? चलिए डाटा से पढ़ने का क्वेश्चन। On 1st January 2000, a company obtains a small bottling and labeling machine from a leasing company under the lease. ये लीजिंग कंपनी लेसर होगी और कंपनी जिसकी बात हो रही है जिसने एसेट ली है वो लेसी है। कैश प्राइस ऑफ द मशीन वाज 7710। कैश प्राइस का मतलब अगर आज पैसे हो तो 7710 की ये मशीन है, while the amount to be paid was 10,000। एसेट 7710 का, लेकिन अमाउंट टोटल कितनी देनी है, 10,000। ये जो डिफरेंस इन दोनों में कैलकुलेट करें जरा, 2290 क्या होगा, इसका 2290 डिफरेंस लिखना जरा। एसेट अच्छा भला कितने का अगर आज लें 7710, लेकिन पैसे कितने देने पड़ रहे हैं, तो जितने एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं आपको कैश प्राइस से, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। जो किसके लिए किया और किसके लिए क्या है, लेसी के लिए एक्सपेंस है, लेसर के लिए इनकम है। थोड़ा सा इन्वॉल्व रहे यार। अब थर्ड लाइन, द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड द इमीडिएट पेमेंट ऑफ 2000 डिपॉजिट। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, इस एग्रीमेंट में क्या रिक्वायर है, 2000 कब देना है, जैसे ही एग्रीमेंट होगा। विद द बैलेंस कितना बचेगा, 8000। टोटल कितना है, 10,000 में से 2000 अभी देना है और रिमेनिंग बचेगा 8000। सेटल इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग 31 दिसंबर 2000। तो 8000 कितनी इंस्टॉलमेंट्स में देना है, इक्वल में देना है, तो इंस्टॉलमेंट्स भी शायद 2-2 हजार ही की हो जाएंगी। और देना कब है, एट द एंड ऑफ द ईयर। एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखें, एग्रीमेंट डेट बताएं जरा क्वेश्चन देख के। 1 जनवरी 2000 लिखा हुआ, इस दिन को पैसे देने 2000 डिपॉजिट के तौर पे देना। फिर अगली पढ़े, बैलेंस अमाउंट बची थी 8000 और उसे 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना था। तो अगली इंस्टॉलमेंट की डेट बताएं, 2000 ही होगा साल के एंड में, और वो अमाउंट भी 2000 ही कैसे बनी, 8000 कैसे बना, 10,000 माइनस 2000 डिपॉजिट और रिमेनिंग 8000 डिवाइड बाय 4। अब ये जो है ये एंड ऑफ द ईयर है, तो अगली इंस्टॉलमेंट की डेट 2001, उससे अगली इंस्टॉलमेंट और फिर एक और। तो जितनी डाउन पेमेंट है उतनी ही फाइनली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी बन गई है, 2-2 हजार करके। टोटल 10,000 है, लेकिन उसको पे करने का इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न है, इनिशियली 2000 देना है और फिर जो 4000 है वो एनुअली इन एरियर्स, एनुअली एंड में इंस्टॉलमेंट 2-2 हजार की बन के देना है। ये थोड़ा सा अगर इसको भी एक्सप्लेन कर लें अपने पास, पेज के नीचे जगह बनाए या राइट साइड पे थोड़ा खुला कर ले, नीचे बन रही जगह या नहीं बन रही। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एनी कंफ्यूजन इन द ब्रेकअप एंड डेट्स,
जी हो गया। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट कर। फोर्थ लाइन एंड द चार्ज ऑफ ₹2290 अभी जो कैलकुलेट किया था हमने, रिप्रेजेंट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी ड्यूरिंग ईच इनकाउंटिंग पीरियड। ये फिर मैं अभी याद करवाऊंगा, बोरिंग कॉस्ट में जैसे वर्किंग करते हैं वैसे ही वर्किंग होगी। 15% एक रेट दिया हुआ। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, फिलहाल स्ट्रेट लाइन मेथड, assuming nil residual value। लास्ट सेंटेंस अंडरलाइन करें। Ownership of the asset is expected to be transferred to the lessee at the end of the lease term। सारा जरा लीज का कॉन्सेप्ट जरा ज़हन रख के, नंबर 1 क्वेश्चन आपसे ये मेरा, इनिशियली लीगल ओनरशिप ऑफ लीज एसेट किसकी होगी? लेसर की। लीगल ओनरशिप नाम उसके होगा। ड्यूरिंग द लीज टर्म भी नाम किसके रहेगा? लेसर ही के लिए इसलिए रहेगा ताकि अगर लेसी डिफॉल्ट कभी भी करे तो लेसी जाके कह सके मेरा एसेट दे दे। लेकिन समटाइम्स एग्रीमेंट्स में ये लिखा होता है कि जब लीज टर्म कंप्लीट हो जाएगी तो फिर लीगल ओनरशिप भी लेसर से लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आप लोगों को कोई लीज का आइडिया है तो जितना लीजेस को अगर रियल लाइफ में किसी ने सुना होगा तो नॉर्मली जो लीजेस होते हैं उसमें हमेशा लीगल ओनरशिप एंड में ट्रांसफर हो रही होती है, लेकिन कुछ ये जरूरी भी नहीं। इट मीन जो डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं रियल लाइफ में, उसमें ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि लीगल ओनरशिप हमेशा लेसी को ट्रांसफर हो जाए एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। समटाइम्स हो सकता है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लीगल ओनरशिप ट्रांसफर ना हो और देयरफॉर एसेट लेसी से लेसर के पास वापस चला जाए, तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यहाँ लेकिन क्या लिखा आपका क्वेश्चन, ये किस वक्त की बात हो रही है? अब यहाँ जिस ओनरशिप की बात हो रही है ना, ओनरशिप ऑफ द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर्ड टू द लेसी एट द, फिजिकली एसेट कब आ गया था? फिजिकली एसेट तो हमेशा स्टार्ट में आएगा, लेकिन इसका लीगल ओनरशिप की बहस नहीं। तो असल में जिस ओनरशिप की यहाँ बात हो रही है, ये लिखा तो नहीं हुआ लेकिन ये अंडरस्टूड बात है कि लीज टर्म के एंड पे किस ओनरशिप की बात हो रही है? लीगल ओनरशिप। और लीगल ओनरशिप का मतलब नाम की बात हो रही है कि एंड में किसके नाम की बजाय किसके नाम हो जाएगा। मतलब ड्यूरिंग द लीज टर्म लेसी यूज करेगा लेकिन नाम लेसर के होगा। हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस, फिर हम और से देखा करेंगे कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है नहीं, कौन सी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है नहीं। ये पोजेशन की बात नहीं हो रही है, फिजिकली पोजेशन तो शुरू में ही आ गया था। जिस ओनरशिप की एट द एंड ऑफ द लीज टर्म बात हो रही होती है ये लीगल ओनरशिप है। तो एक बार जरा हाथ से ब्रैकेट बना के खुद भी लिखना जरा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नॉर्मली शायद जो होता है वही हो रहा है, लेकिन समटाइम्स आप कभी क्वेश्चन देखेंगे आगे चलकर ये भी लिखा हो सकता है ओनरशिप ऑफ द एसेट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। उसका क्या फिर अकाउंटिंग पे इफेक्ट आएगा वो इंशाल्लाह फिर मैं खुद डिस्कस करूंगा। मैंने बात सिर्फ ये की है कि जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट में हमेशा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी हो। साथ मैंने ये जरूर कहा है कि नॉर्मली आपको जो लीजेज का आइडिया अगर होगा तो उसमें लीगल ओनरशिप अक्सर ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन ये कोई नेसेसरी कंडीशन ऑफ लीज नहीं है। लीज कॉन्ट्रैक्ट इवन देन हो सकता है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ लीगल ओनरशिप। इन दैट केस फिर लीज टर्म के बाद एसेट लेसी से लेसर को वापस चला जाएगा, फिर लेसर उसे दोबारा लीज पे दे सकता है या बेचे, वो जो उसकी अपनी मर्जी है। तो इन द अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ब्रॉडर पिक्चर अपने ज़हन में रखनी है। जरूरी नहीं है कि हमेशा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। हाँ, हमारे सवाल में फाइनली बता दें क्या लिखा हुआ कि ट्रांसफर हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स 1 जनवरी 2000 का एग्रीमेंट हुआ है, कुछ 2000 रुपया डाउन पेमेंट के तौर पे देना है, फिर 4 इंस्टॉलमेंट्स भी 2000 की हैं और एट द एंड ऑफ द लीज टर्म 31 दिसंबर 2003 पे लीगल ओनरशिप भी जब लेसी की हो जाएगी तो फिर लीज का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा और वो एसेट फिर पहले फिजिकली तो उसके पास ही था, लीगली भी एसेट लेसी ही का हो जाएगा। ठीक है जी, प्लीज मेरी किसी बात में कंफ्यूजन? चले अब रिक्वायरमेंट्स, टाइम तो भी है लेकिन चले आज काफी इतना, इंशाल्लाह फिर रिक्वायरमेंट्स कल सॉल्व करेंगे। अब 1-2 दिन होमवर्क्स वगैरह तो शायद ना हो, लेकिन अपने सब्जेक्ट्स के डिसीजन जरूर फाइनल कर लेंगे। ठीक है प्लीज जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। चलें इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। थैंक यू।
अल्लाह हाफिज। ये बुक्स अभी शायद 2-4 दिन लग जाएंगे अवेलेबल होते हैं, तो इन नोट्स को जरा कुछ दिन संभाल के रखिएगा। अल्लाह हाफिज।